हेलो फ्रेंड्स, ये ग्रेड 1 की सीरीज चल रही है, उसको आगे बढ़ाते हैं। आज ये 10 तारीख का पेपर है, जिसमें से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं पेडागोजी सेक्शन में। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुनियादी शिक्षा का विचार खालिस्तान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यानी क्या था कि जो बेसिक एजुकेशन प्लान आया हुआ था, ये बेसिक एजुकेशन प्लान, तो ये किसने वो किया था, ये आइडिया जो था ये किसने दिया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, या डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या महात्मा गांधी ने। तो ये सब जानते हैं जो बेसिक एजुकेशन प्लान है ये किसने, कौन लेके आया था, ये महात्मा गांधी लेके आए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिगम के लिए आकलन में निम्नलिखित में से, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक, तो इसके अलावा सभी को ध्यान में रखा जाता है, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग में इन 4 ऑप्शन में से किसको नहीं रखा जाता ध्यान में। तो छात्रों की अधिगम शैलियाँ, क्या छात्रों की शक्ति, तीसरा है छात्रों का समझ स्तर, चौथा है छात्रों के मूल्यांकन की उपलब्धियाँ। जो अधिगम के लिए आकलन होता है ये एक प्रकार का फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, या इसको हम ये बोल सकते हैं कि जो अधिगम के दौरान या सीखने के साथ साथ आकलन होता है, ड्यूरिंग स्टडी। ठीक है, यानी कि पढ़ते टाइम हम प्रश्न पूछ देते हैं, कुछ पूछताछ कर देते हैं। जैसे कई प्रकार के हम, जैसे हमें पेपर देना है तो हम उसके पहले क्या करते हैं, उसी टाइप के उसी पैटर्न में मॉक टेस्ट लगाते हैं। ये अधिगम के लिए आकलन हो जाता है या असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। इसी में और भी हो जाते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम भी इसी में आ जाता है। जो प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं तो ये इसी से कनेक्टेड होता है। और जो ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है कि छात्रों के मूल्यांकन की उपलब्धियां, तो ये क्या है, एवोल्यूशन ऑफ अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट। मतलब ये अधिगम का आकलन है, यानी कि जो समेटिव असेसमेंट होता है ये उससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन नहीं होगा अलावा पूछना है, तो जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये ऑप्शन नंबर डी किससे कनेक्टेड है, जो योगात्मक होता है या समेटिव असेसमेंट होता है ये उससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर नहीं होगा। लेकिन मैं और बता देती हूँ कि जो अधिगम के लिए आकलन है इसका एकदम मेनली है कि जो सीखने के दौरान या सीखने के बीच बीच में उसका आकलन किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, या पेपर देना है तो उसके पहले मॉक टेस्ट दिया जाता है। एक फेमस इसका एग्जाम्पल रहता है कि बावर्ची खाना बनाते समय खाना को चखता है। एक बावर्ची जब खाना बनाता है तो खाना बनाते समय ही खाना को चखता है, उसका टेस्ट लेता है। ये एक प्रकार का रचनात्मक आकलन होता है। और ये छात्रों की अधिगम शैलियाँ इसी में आती हैं, छात्रों की शक्ति और छात्रों का समझ स्तर, यानी कि उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका लेवल है जो उनका स्टूडेंट का वो क्या है, छात्रों की स्ट्रेंथ कितनी है, समझने की शक्ति कितनी है, और जो सीखने की स्टाइल है, तो हर एक स्टूडेंट की लर्निंग स्टाइल क्या है, ये अधिगम के आकलन में ध्यान में रखा जाता है। और जो चौथे में दिया हुआ है ये है अधिगम का आकलन, यानी कि अधिगम का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पे इंग्लिश में बोलें तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा। ये एक प्रकार का समेटिव या योगात्मक आकलन होता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, जैसे सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम होते हैं, ये अधिगम का आकलन में या असेसमेंट ऑफ लर्निंग से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये समझ गए आप। एक तीसरा और है असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि सीखने के रूप में या अधिगम के रूप में आकलन। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये सेल्फ असेसमेंट भी इसे कह सकते हैं हम। जो तीसरा है, तीसरा क्या है कि असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, यदि सीखने के रूप में आकलन, तो इसे हम सेल्फ असेसमेंट भी बोल सकते हैं। ये एक प्रकार का सेल्फ असेसमेंट है, यानी अपनी स्वयं की क्षमता, ठीक है, स्वयं की क्षमता की जांच करना, ये तीसरा हो गया असेसमेंट एज लर्निंग। इसमें और भी ये हो जाता है कि अपने आप को हम जानने के लिए तैयार रहते हैं कि हम सही है या गलत है, हमारे सीखने की क्षमता कितनी है, इसलिए इसको हम सेल्फ असेसमेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि आज सीखी गई सामग्री कल सीखी गई सामग्री को याद करने में अवरोध उत्पन्न करती है। ठीक है, क्या करती है, हमने जो आज सीखी है सामग्री, तो वह सामग्री जो कल हमने सीखी थी उसको हम यदि याद करते हैं तो आज की सीखी हुई सामग्री उसमें अवरोध उत्पन्न करती है। तो ये इसी का क्या कहेंगे, अंतः सक्रिय अवरोध या पूर्व व्यापी अवरोध, अग्र सक्रिय अवरोध या अति सक्रिय अवरोध। अवरोध तो है, यानी कि चारों में अवरोध लगा हुआ है। अब हमने जो आज सीखी, तो आज जो हमने सीखा उसके बाद जो हमने कल सीखा था, यानी पहले सीखा था, पूर्व में सीखा था, उसे याद करने में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो यानी पूर्व व्यापी अवरोध है ये एक प्रकार का। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। ठीक है, यानी कि जो हमने पूर्व में सीखा था उसे याद करने में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्व व्यापी अवरोध। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। एक आक्रामक छात्र यानी अग्रेसिव स्टूडेंट जो स्कूल के मानकों का पालन नहीं करता तो उसे निम्न में मदद की आवश्यकता है। किसमें? ज्ञानात्मक डोमेन, क्रियात्मक डोमेन, भावात्मक डोमेन या मनोप्रेरणा डोमेन। यानी कि ये जो दिए हुए हैं ये किसके दिए हुए हैं? ब्लूम्स की, जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है, ये तीनों डोमेन जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है उससे दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है कि जो एक अग्रेसिव स्टूडेंट है जो स्कूल के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे किस प्रकार की मदद देनी चाहिए, उसे कैसे हैंडल करना चाहिए, तो उसे क्या क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या कॉग्निटिव डोमेन की, क्या मनोप्रेरणा डोमेन की या क्रियात्मक डोमेन की। तो इन तीनों में से किसी की नहीं है। किसकी आवश्यकता है? उसे भावात्मक डोमेन उसे हम हेल्प करेंगे, यानी कि अपने भावात्मक रूप से उसे हम सही करेंगे, नियमों को पालन करने के लिए समझाएंगे, फीलिंग से शेयर करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी राइट हो जाएगा, यानी कि अफेक्टिव डोमेन की मदद की आवश्यकता से हम उसे सही कर सकते हैं, उस बालक को जो अग्रेसिव स्टूडेंट है, आक्रामक प्रवृत्ति का छात्र है। तो यहाँ पे सी आंसर होगा, यानी कि अफेक्टिव डोमेन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 है संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेनली रिफर टू, मुख्य रूप से निम्न को संदर्भित करता है। संज्ञानात्मक डोमेन ये किसको रिफर करता है? चिंतन प्रक्रियाओं का विकास या संस्कृति प्रभाव का विकास, सेंसरी मोटर प्रतिक्रियाओं का में समस्याएं या सामाजिक अनुभूति में समस्याएं। तो मैंने अपने ही वीडियो में कई बार बताया है कि जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन दिया था, एक कॉग्निटिव डोमेन, ये किससे संबंधित होता है? मस्तिष्क से। ठीक है, ये किससे संबंधित होता है? मस्तिष्क से। मस्तिष्क में क्या होता है? सोचना होता है, विचारना, सोचना, विचारना, थिंक करना, ये सब कॉग्निटिव क्षेत्र में या कॉग्निटिव पार्ट में ये क्रियाएं होती हैं। और जो अफेक्टिव डोमेन या भावात्मक डोमेन होता है, भावात्मक पक्ष होता है, तो उसमें क्या होता है? उसमें महसूस करना, फील करना, ये सब उसमें होता है। और साइकोमोटर डोमेन में हाथ पैरों का चलना या मूवमेंट होना, ये साइकोमोटर डोमेन से कनेक्टेड है। तो इसमें क्या पूछा है? कॉग्निटिव डोमेन किसको रेफर करता है? कि जो चिंतन प्रक्रियाओं का विकास करता हो, यानी कि थॉट प्रोसेस, विचार करना, सोचना, थिंक करना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत में स्थानिक बुद्धि को खाली स्थान के रूप में समझा जा सकता है। स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत था, द्विकारक सिद्धांत यानी कि कौन कौन से 2 कारक थे? एक तो था जी कारक, दूसरा था एस कारक। तो जो जी कारक था और एस कारक था, तो जी कारक था जनरल कारक, यहाँ पे बता देती हूँ। जी कारक कौन सा था? जनरल कारक था। ठीक है, ये जो जी कारक था ये जनरल था, यानी कि सामान्य कारक, इसे हम जन्मजात भी बोल सकते हैं। और जो विशिष्ट कारक था ये स्पेशल कारक था। ठीक है, और ये विशिष्ट कारक था और ये वातावरणीय कारक था, इसे हम वातावरणीय भी बोल सकते हैं। तो जो स्थानिक बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि किसमें होती है? स्थानिक बुद्धि जो कार्टूनिस्ट होते हैं, ठीक है, जो कार्टूनिस्ट होते हैं इन सब में क्या होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। तो जो स्थानिक बुद्धि वाले होते हैं, गार्डनर के सिद्धांत से भी कनेक्ट करेंगे तो गार्डनर के सिद्धांत में भी स्थानिक बुद्धि आती है। बहुबुद्धि सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर का जो है, उसमें से स्थानिक बुद्धि में वही जो कार्टूनिस्ट होते हैं, जो वो बना देते हैं, मैप बना देते हैं, घर बनाने का नक्शा बना देते हैं, इन सब में ये बुद्धि पाई जाती है, स्थानिक बुद्धि। तो ये एक प्रकार की कौन सी बुद्धि है? एक प्रकार से जो वातावरण में रह के हमने अर्जित की, वातावरणीय बुद्धि, वातावरण में आकर के अर्जित की। तो जो वातावरण में आकर के अर्जित की वो विशिष्ट बुद्धि है, विशिष्ट कारक है, यानी एस स्पेशल कारक। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? स्थानिक बुद्धि को किस रूप में समझा जा सकता है? तो इस विशिष्ट कारक के रूप में समझा जाता है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। इंटरनेट पर लाइव बातचीत निम्न का उदाहरण है। मोबाइल संचार, दो तरफा संचार, एक तरफा संचार या औपचारिक संचार। तो एक तो यदि हम इंटरनेट पर लाइव बात कर रहे हैं तो एक तो ऐसे यदि कहें तो वो एक क्या हो जाए? दो प्रकार से होता है। एक तो 2 टाइप से इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एक तरफा और 2 तरफा, ये इनका एक प्रकार का ये वर्गीकरण होता है। और एक दूसरा वर्गीकरण हो जाएगा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, और दूसरा हो जाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे इंटरनेट पर लाइव बातचीत करना, यदि हम इस वाली वर्गीकरण को ध्यान में रखें तो ये एक प्रकार का क्या है? इंटरनेट पर लाइव बातचीत करेंगे तो ये एक प्रकार का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, यदि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या देखेंगे? इस प्रकार का जो वर्गीकरण दिया हुआ है, एक तरफा और 2 तरफा कम्युनिकेशन, या इसी को हम बोले इंग्लिश में वन वे कम्युनिकेशन या 2 वे कम्युनिकेशन। तो जब इंटरनेट पर लाइव बातचीत करेंगे तो वो एक प्रकार का क्या होगा? 2 वे कम्युनिकेशन, यानी 2 तरफा संचार होगा। हम यहाँ से भी बात करेंगे, वहाँ से वो भी बोलेगा सामने वाला। तो हम लाइव बातचीत कर रहे हैं तो बोलेंगे तो है ही, ऐसे तो नहीं कि वो एक सामने वाला भर बोलता जाएगा।
दोनों तरफ से बातचीत होगी, तो ये क्या है, दो तरफा कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक, ये एक प्रकार से इन्हें, ये जो कम्युनिकेशन है इसको दो प्रकार से और डिवाइड किया गया, ध्यान रखिएगा, औपचारिक और अनौपचारिक, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो फॉर्मल होता है वो जो स्कूलों से कनेक्टेड होता है, यानी कि उसमें नियम सही होता है, नियम समय ये सब फिक्स्ड होता है। और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, तो जैसे ग्रुप बाइन एग्जाम्पल आता है, अंगूर का गुच्छा यदि एग्जाम्पल में मिलता है, यानी एक बात से एक बात कनेक्टेड होती है, बातचीत बढ़ती जाती है। तो जो ग्रुप में बातचीत होती है तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना है, यहाँ पे आंसर होना है टू वे कम्युनिकेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण शिक्षक को शिक्षण की योजना बनाने के लिए बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यानी कि क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिक्षक को शिक्षण की योजना बनाने के लिए, जो उसको टीचिंग के लिए प्लान करना है, टीचिंग प्लान बनाना है, तो उसके लिए वो क्या करे कि टीचिंग प्लान जो बनाए वो सही जाए। सामाजिक मीट्रिक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, दृष्टिकोण स्केल। उसे सबसे सही परीक्षण किसमें मिलेगा, जो टीचिंग से रिलेटेड होगा, तो वो क्या है, एक प्रकार का इंटेलिजेंट टेस्ट है, यानी कि बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। 9 क्या है, वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आया हुआ है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुकूलन। ये बिल्कुल नहीं है, ये किसने दिया था, ये स्किनर ने दिया था, जो चूहे पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये स्किनर का सिद्धांत है, ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुकूलन या अनुबंधन। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक संस्कृति दृष्टिकोण। ये वाइगोत्स्की का ही कथन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और अंतर्दृष्टि अधिगम, ये अंतर्दृष्टि अधिगम गेस्टोल्टवाद है, यानी कोहलर ने दिया हुआ है। ठीक है, गेस्टोल्टवाद है। और किनका दिया हुआ है, इंसाइटफुल लर्निंग, ये कोहलर की दी हुई थ्योरी है। ठीक है, और प्रयत्न त्रुटि अधिगम, ये किसने दिया है, प्रयत्न त्रुटि अधिगम या ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ये थॉर्नडाइक बात करते हैं इसके, ये थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। अब यहाँ पे वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आंसर तो बी हो जाएगा। वाइगोत्स्की से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट हैं, आप ध्यान रखिए, कभी कभी डायरेक्ट ऐसे ही पूछ दिया है कि वाइगोत्स्की की कौन सा तथ्य है जिसने वाइगोत्स्की ने बात की है, जिसके बारे में वाइगोत्स्की ने बताया। तो क्या क्या बताया है, एक तो ZPD की बात वाइगोत्स्की ने करी है, MKO की बात वाइगोत्स्की ने करी है, यानी ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ। और तीसरा कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की ने बताया है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की ने ही बताया है स्कैफोल्डिंग। और चौथी कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की ने दिया है क्या, प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच भी बोल सकते हैं इसे, प्राइवेट स्पीच, इसी को इनर स्पीच भी हम बोल सकते हैं। तो ये भी वाइगोत्स्की ने दिया है। ठीक, तो यहाँ पे जो ZPD था, वो ZPD क्या था कि जो वो स्वयं से जिस स्थान पर पहुँच सकता है और जब किसी की मदद से पहुँचता है, तो उसके बीच का जो क्षेत्र होता है, जो उसके बीच का क्षेत्र है, उसे हम ZPD बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, और जो MKO का कॉन्सेप्ट है, ये MKO का कॉन्सेप्ट क्या है कि मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब हमसे कोई अधिक ज्ञानी जो उसकी सहायता करे, तो ये MKO है। स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग मतलब ये एक प्रकार की अस्थायी सहायता होती है, यानी कि जब कोई बालक या व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने में अटक जाता है, तो उसे हम सहायता देते हैं, वो एक प्रकार की अस्थायी सहायता होती है। तो जो सहायता दी गई वो स्कैफोल्डिंग होती है। और जो प्राइवेट स्पीच की बात करी है, तो प्राइवेट स्पीच क्या होती है कि बच्चा स्वयं से बातचीत करता है। ठीक है, स्वयं से बातचीत करना ही ये प्राइवेट स्पीच हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो उन्होंने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत दिया हुआ है। और ये वाइगोत्स्की ज़्यादातर सामाजिक अंतःक्रिया पर बल देते हैं, समाज पर बल देते हैं, समाज की अंतःक्रिया पर बल देते हैं, सामाजिक, इसलिए इनका एक सिद्धांत है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लूम की वर्ग की निम्न का एक पदानुक्रमिक संगठन है, परीक्षा की तैयारी, पाठ्यचर्या, उद्घोषणाएं, संज्ञानात्मक उद्देश्य, उद्देश्य प्राप्ति। ब्लूम्स की वर्ग की, यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये रोज क्वेश्चन, एकदम डेली क्वेश्चन इससे आ रही है। तो उन्होंने कितने 3 डोमेन बताए हैं, एक तो कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव डोमेन, तीसरा साइकोमोटर डोमेन। तो यहाँ पे 3 डोमेन में से कौन सा डोमेन दिया हुआ है, कॉग्निटिव डोमेन दिया हुआ है, यानी संज्ञानात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, किस प्रकार की स्मृति में सामग्रियों को बाद में पुनः प्राप्ति के लिए संग्रहित किया जाता है, कार्यकारी स्मृति,
अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति या संवेदी स्मृति। तो अल्पकालिक स्मृति, ये एक बार और क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति दोनों एक ही ऑप्शन में थे, तो इन दोनों को राइट माना है। लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज की क्षमता होती है, स्टोर करने की क्षमता होती है, तो वो एलटीएम में होती है, क्योंकि ये एलटीएम लॉन्ग टाइम के लिए होता है। और जो एसटीएम है इसमें कम से कम 30 सेकेंड की टाइमिंग होती है स्टोर करने की, और संवेदी स्मृति में 0.1 सेकेंड की टाइमिंग होती है स्टोर करने की। तो यदि ये दोनों ऑप्शन में मिल जाती हैं एसटीएम और एलटीएम, तो दोनों को भी राइट करना है। और यदि अब यहाँ पे एसटीएम और एलटीएम दोनों की अपेक्षा में से कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे ये देखना था। तो जो एलटीएम है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है, यानी कि ये लंबे समय तक, जीवन पर्यंत तक चीज़ों को हम स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में जब ज़रूरत पड़े तो उनको रिकॉल करते हैं। तो ये एलटीएम यहाँ पे आंसर हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालिक स्मृति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विकर्षण का निम्न तात्पर्य होता है, ध्यान का विविधन, दूसरा ऑप्शन है ध्यान का विभाजन, ध्यान की स्थिरता, ध्यान की अवधि। यानी डिस्ट्रैक्शन मीन्स क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन मीन्स डाइवर्जन ऑफ अटेंशन, यानी ध्यान का विघटन हो गया, ध्यान बट गया, ध्यान इधर उधर चला गया, तो वो क्या है, विकर्षण की मीनिंग है, विकर्षण का मीन्स है डिस्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर राइट ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। 13 क्वेश्चन नंबर है, छोटे बच्चे अपने विषय को तेजी से सीख सकते हैं यदि उन्हें नियमित रूप से सराहें, ठीक से निर्देशित करें, ठीक से अनुशासित करें, नियमित रूप से दंडित करें। यदि आपने कल का वीडियो देखा होगा तो यही सेम क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यही 4 ही ऑप्शन है जो 9 तारीख को पेपर पूछा गया है। तो एकदम रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं। तो इनमें क्या आंसर हो जाएगा कि क्या करें, हम बच्चे को सराहें, या ठीक से उसे अनुशासित करें, या उसे दंडित करें, या हम गाइड करें। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, गाइडेड प्रॉपरली, यानी ठीक से हम उसे निर्देशित करें। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण सहायक है। इंग्लिश में भी ध्यान दीजिएगा, कैंसिल क्यों हुआ था, क्योंकि इंग्लिश में दूसरे तरीके से दिया हुआ है कि इज अ नॉट अ टीचिंग एड्स, यानी सहायक सामग्री नहीं है, और हिंदी में लिखा हुआ सहायक सामग्री है, तो हम हिंदी को भी बना लेते हैं कि सहायक सामग्री नहीं है। ठीक, अब ऑप्शन की बात करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, ग्रीन बोर्ड, हरा पटल, या एलसीडी प्रोजेक्टर, या एक समान पोशाक। तो क्या नहीं है, इनमें से क्या ऐसा है जो टीचिंग एड्स नहीं है, यानी सहायक सामग्री नहीं है। तो जो एक समान पोशाक है, यूनिफॉर्म है, ये एक प्रकार की ड्रेस है, ये सहायक सामग्री नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसीलिए कैंसिल हो गए थे कि हिंदी में अलग दिया हुआ था, इंग्लिश में अलग दिया हुआ था। ठीक, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। चलिए, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।